सोचो जरा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि पैसा कैसे बनता है, तो शायद पहला जवाब होगा हार्ड वर्क, कोई बोलेगा लक, कोई बोलेगा एजुकेशन और कोई बोलेगा कनेक्शंस। पर थिंक एंड ग्रो रिच क्वाइटली एक अलग बात के साथ आता है। ये बुक कहता है कि पैसा पहले दिमाग में बनता है, बैंक अकाउंट में बाद में। ये आइडिया थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर हम अपनी फेलियर के लिए सिस्टम को, बॉस को, इकोनॉमी को ब्लेम नहीं कर सकते। फिर जिम्मेदारी हम पर आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हैवी चीज होती है। नेपोलियन हिल कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, ना ही वो यूट्यूब एरा का गुरु था। वो एक ऑब्जर्वर था। उसने उन लोगों को देखा जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाई, और फिर उनके पैटर्न्स लिखे। ये बुक पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सोचने का। सबसे पहली चीज जो हिल क्लियर करता है वो है डिजायर। नॉर्मल विश नहीं, कैजुअल वांट नहीं, वो बर्निंग डिजायर की बात करता है। ऐसी डिजायर जो तुम्हारे साथ सोती है, तुम्हारे साथ उठती है। ऐसी डिजायर जो थकान से ज्यादा स्ट्रांग हो। ज्यादा लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए नहीं होता। उन्हें सिर्फ प्रॉब्लम से बाहर निकलना होता है। बिल्स भरने के लिए पैसा चाहिए, रिस्पेक्ट के लिए पैसा चाहिए, सेफ्टी के लिए पैसा चाहिए। ये सब वीक डिजायर्स हैं। ये सर्वाइवल मोड है, ग्रोथ मोड नहीं। हिल कहता है जब तक डिजायर क्लियर नहीं होगी, माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा, और कंफ्यूज्ड माइंड कभी डायरेक्शन में काम नहीं करता। वो हर चीज थोड़ी थोड़ी चाहता है, और थोड़ा थोड़ा चाहने का मतलब होता है कुछ भी नहीं मिलना। इस बुक का एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है कि यूनिवर्स एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। तुम जो क्लियरली मांगते हो वही मिलता है, और जो वेगली मांगते हो उसका वेग रिजल्ट मिलता है। लोग कहते हैं मुझे सक्सेसफुल होना है, पर सक्सेस का मतलब उनके लिए क्या है ये उन्हें खुद नहीं पता। हिल कहता है अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो एग्जैक्ट अमाउंट डिसाइड करो। ये सुनने में अजीब लगता है, पर दिमाग नंबर्स पे काम करता है। जब अमाउंट फिक्स होता है तो माइंड उसको टारगेट की तरह ट्रीट करता है, वरना वो सिर्फ एक ड्रीम बन के रह जाता है। और यहाँ पर एक सटल चीज होती है। जब तुम अमाउंट फिक्स करते हो तो तुम अपने सबकॉन्शियस को परमिशन देते हो कि वो उस नंबर को पॉसिबल माने। पहले वो नंबर इम्पॉसिबल लगता था, फिर वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगता है। इस प्रोसेस में टाइम लगता है, पर बिना इसके कुछ नहीं होता। हिल बोलता है कि डिजायर के साथ फेथ चाहिए। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं, फेथ का मतलब है रिपीटेड थॉट। जो चीज तुम बार बार अपने आप से कहते हो वो धीरे धीरे सच लगने लगती है। दिमाग को फर्क नहीं पता इमेजिनेशन और रियलिटी में, वो रेपिटेशन पे काम करता है। इसलिए एफर्मेशंस का कॉन्सेप्ट आता है। पर ये पॉजिटिव कोट्स नहीं होते, ये पर्सनल कमांड्स होते हैं। तुम अपने दिमाग को ऑर्डर देते हो। जैसे तुम अपनी बॉडी को एक्सरसाइज से ट्रेन करते हो, वैसे ही तुम माइंड को वर्ड से ट्रेन करते हो। मोस्ट लोग एफर्मेशंस ट्राई करके छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले दिन कुछ फील नहीं होता, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, और फिर वो बोलते हैं ये सब बकवास है। पर उन्हें ये समझ नहीं आता कि उन्होंने अपनी पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को सालों तक रिपीट किया है। उसको रिप्लेस होने में टाइम लगेगा। हिल कहता है कि जो लोग रिच बनते हैं वो अपने माइंड को डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। वो अपनी सोच को रैंडम नहीं छोड़ते। वो हर थॉट को अलाउ नहीं करते। ये काम मुश्किल है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स नेचुरली आते हैं, फियर नेचुरली आता है। और यहीं पे फियर का कॉन्सेप्ट एंटर करता है। फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। ये फियर्स इनविजिबल चेन्स होते हैं। दिखता कुछ नहीं, पर मूवमेंट रुक जाता है। हिल कहता है पॉवर्टी सिर्फ पैसा ना होने का नाम नहीं है। पॉवर्टी एक माइंडसेट है, एक हैबिट है, एक तरह का कंफर्ट जोन है जहां बंदा खुद को सेफ फील करता है, क्योंकि वहां एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। जब तुम कुछ बड़ा चाहते हो तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, रिस्क बढ़ता है, और फियर उसी पॉइंट पे आके बोलता है रहने दे, जैसा चल रहा है ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच का पहला हिस्सा तुम्हें यह समझाने में लगता है कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारी सोच का एक्सटेंशन है। बाहर का रिजल्ट अंदर के पैटर्न का रिफ्लेक्शन होता है। अगर अंदर कंफ्यूजन है तो बाहर भी कंफ्यूजन मिलेगा। अगर अंदर क्लैरिटी है तो बाहर अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। अपॉर्चुनिटीज पहले भी होती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि दिमाग ट्रेन नहीं होता उन्हें नोटिस करने के लिए। जैसे जब तुम एक नई गाड़ी लेने का सोचते हो तो अचानक वही गाड़ी हर जगह दिखने लगती है। गाड़ी नई नहीं होती, तुम्हारी अवेयरनेस नहीं होती है। हिल का मानना है कि सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये एक प्रिडिक्टेबल प्रोसेस है, और हर प्रिडिक्टेबल प्रोसेस को लर्न किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि बंदा खुद से झूठ बोलना बंद करे। इस बुक का टोन सॉफ्ट है, पर मैसेज स्ट्रिक्ट है। ये तुम्हें जेंटली बताता है कि तुम अपनी लाइफ के आर्किटेक्ट हो,
और अगर डिजाइन पसंद नहीं आ रहा तो ब्लूप्रिंट चेंज करना पड़ेगा। यहाँ कोई गारंटी नहीं दी जाती, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और शायद इसीलिए ये बुक सबके लिए नहीं होती, क्योंकि सब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते। कुछ लोग कंफर्ट चाहते हैं। पर अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो शायद तुम कंफर्ट से आगे कुछ चाहते हो। और यहीं से थिंक एंड ग्रो रिच का एक्चुअल सफर शुरू होता है, धीरे, क्वाइटली, दिमाग के अंदर। अब जब डिजायर क्लियर हो जाती है, जब एक डायरेक्शन बन जाता है, तब अगला लेयर आता है बिलीफ का। और यहीं पर ज्यादा लोग क्वाइटली ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि बिलीफ सुनने में सिंपल लगता है पर प्रैक्टिस में अनकंफर्टेबल होता है। नेपोलियन हिल एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है। वो कहता है, इंसान का माइंड एक गार्डन की तरह होता है। तुम चाहो या ना चाहो, कुछ ना कुछ उगता रहेगा। अगर तुम कॉन्शियसली पॉजिटिव थॉट्स नहीं उगाते तो वीड्स अपने आप आ जाते हैं। डाउट, फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब वीड्स हैं और इन्हें कोई इन्विटेशन नहीं चाहिए। बिलीफ का मतलब ये नहीं होता कि तुम आंख बंद करके मान लो। बिलीफ का मतलब होता है रिपीटेडली किसी आइडिया को अपने माइंड में रहने देना, जब तक वो फेमिलियर ना हो जाए, जब तक वो नॉर्मल ना लगने लगे। यहाँ एक सटल साइकोलॉजिकल गेम होता है। तुम जो चीज रोज सोचते हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है और फिर तुम उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने लगते हो। स्मॉल डिसीजंस, ऑलमोस्ट इनविजिबल डिसीजंस, पर वही डिसीजंस फ्यूचर शेप करते हैं। हिल कहता है, सक्सेसफुल लोग अपनी इमेजिनेशन का यूज कॉन्शियसली करते हैं। इमेजिनेशन सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं होती। इमेजिनेशन एक प्लानिंग टूल है। तुम पहले अपने माइंड में देखते हो कि तुम कौन बन रहे हो और फिर धीरे धीरे तुम्हारा बिहेवियर उस इमेज के साथ अलाइन होने लगता है। इसका उल्टा भी होता है। अगर तुम अपने आप को हमेशा स्ट्रगलिंग देखते हो तो तुम अननोइंगली ऐसे एक्शंस लोगे जो स्ट्रगल को कंटिन्यू रखेंगे। तुम रिस्क अवॉइड करोगे, तुम अपॉर्चुनिटीज को डाउट से देखोगे, तुम खुद को कन्विंस करोगे कि ये मेरे टाइप का नहीं है। थिंक एंड ग्रो रिच का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है ऑटो सजेशन। ये कोई मैजिक मंत्र नहीं है, ये एक मेंटल फीडबैक लूप है। तुम अपने माइंड को इनपुट देते हो और माइंड आउटपुट जनरेट करता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग अपने माइंड को रैंडम इनपुट्स देते हैं, न्यूज, कंप्लेंट्स, गॉसिप, फियर बेस्ड कॉन्वर्सेशंस, और फिर वो सरप्राइज होते हैं जब उनका आउटपुट एंग्जाइटी और कंफ्यूजन होता है। हिल कहता है, अगर तुम अपना फ्यूचर कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहते हो तो तुम्हें अपने माइंड के इनपुट्स इंटेंशनली चूज करने पड़ेंगे। वर्ड्स मैटर करते हैं, टोन मैटर करता है, इमोशन मैटर करता है। इसलिए वो बोलता है कि अपनी डिजायर को लिखो, उसको रोज पढ़ो, लाउड, फीलिंग के साथ। इसलिए नहीं कि यूनिवर्स सुन ले, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सबकॉन्शियस सुन ले, क्योंकि सबकॉन्शियस को लॉजिक समझ नहीं आता, उसे सिर्फ इमोशन और रेपिटेशन समझ आता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग रेजिस्टेंस आता है। जब तुम अपनी डिजायर को लाउड बोलते हो तो तुम्हारा लॉजिकल माइंड इंटरप्ट करता है। वो बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, तुम कौन हो ऐसा सोचने वाले। और यही वो मोमेंट है जहां ज्यादा लोग रुक जाते हैं। वो लॉजिकल माइंड को गॉड बना देते हैं। पर हिल कहता है, लॉजिक सिर्फ पास्ट डेटा पे काम करता है, वो फ्यूचर क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ फ्यूचर को रेस्ट्रिक्ट करता है। इमेजिनेशन फ्यूचर का रॉ मटेरियल है, लॉजिक उस रॉ मटेरियल को शेप करता है। पर अगर रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो लॉजिक कुछ भी नहीं बना पाएगा। इस बुक में बार बार ये पॉइंट आता है कि फेथ बिना एक्शन के यूजलेस है और एक्शन बिना फेथ के ब्लाइंड होता है। दोनों का बैलेंस जरूरी है। तुम्हें काम भी करना है और बिलीव भी करना है। यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सोचो और पैसा आ जाएगा। ये बुक कभी भी एफर्ट को डिनाई नहीं करती। ये बस ये बोलती है कि एफर्ट को डायरेक्शन चाहिए। बहुत लोग दिन भर काम करते हैं पर उनका काम स्कैटर्ड होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि उनके पास एक डोमिनेटिंग एम नहीं होता। वो बस बिजी होते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। हिल डोमिनेटिंग एम की बात करता है, एक मेन गोल जो बाकी सब डिसीजंस को गाइड करता है। जब डोमिनेटिंग एम क्लियर होता है तो डिस्ट्रैक्शंस अपनी पावर लूज कर देते हैं। तुम हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं रहते, तुम सिलेक्टिव हो जाते हो, और सिलेक्टिविटी ही ग्रोथ का साइलेंट टूल है। इस फेज में परसिस्टेंस एंटर करती है। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम बिना सोचे सेम चीज रिपीट करो। परसिस्टेंस का मतलब है इंटेंशन के साथ कंटिन्यू करना, चाहे रिजल्ट अभी विजिबल ना हो। हिल कहता है, जो लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं वो मोस्टली टैलेंटेड होते हैं, और जो लोग एवरेज होते हैं वो ज्यादा दूर जाते हैं, क्योंकि एवरेज लोग पेशेंस डेवलप कर लेते हैं। फेलियर यहाँ एक टीचर बन जाता है। हर फेलियर फीडबैक देता है, पर सिर्फ उन लोगों को जो ईगो को साइड में रख सकते हैं। ज्यादा लोग फेलियर को पर्सनल इंसल्ट मान लेते हैं
और फिर वो ट्राई करना ही बंद कर देते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच फेलियर को न्यूट्रल डेटा की तरह ट्रीट करता है, न गुड न बैड, सिर्फ इंफॉर्मेशन। और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, डिसीजन मेकिंग। हिल कहता है सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन्हें स्लोली चेंज करते हैं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन स्लोली लेते हैं और उन्हें जल्दी चेंज कर देते हैं। इसका रीजन सिंपल है, जो बंदा जल्दी डिसीजन लेता है वो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करता है, और इंट्यूशन एक्सपीरियंस से आता है। जो बंदा हमेशा डाउट में रहता है वो कभी मोमेंटम बिल्ड नहीं कर पाता। मोमेंटम एक इनविजिबल फोर्स है। जब तुम एक डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेते हो तो चीजें तुम्हारी मदद करने लगती हैं। लोग, आइडियाज, कोइंसिडेंसेस, ये सब एक्सीडेंटल नहीं होता, ये अलाइंड एफर्ट का रिजल्ट होता है। हिल इस स्टेज पे ये क्लियर करता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। तुम किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम क्या सुनते हो, तुम क्या डिस्कस करते हो, ये सब तुम्हारी बिलीफ सिस्टम को ईदर स्ट्रेंथन करता है या वीकन। इसलिए वो बोलता है कि मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। पर मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ पावरफुल लोगों का ग्रुप नहीं होता। मास्टरमाइंड का मतलब होता है अलाइंड माइंड्स, लोग जो एक दूसरे की थिंकिंग को एक्सपैंड करते हैं, श्रिंक नहीं। इस पॉइंट पे बुक तुम्हें साइलेंटली इनवाइट करती है एक चॉइस लेने के लिए। या तो तुम पुरानी कंडीशनिंग के साथ कंफर्टेबल रह सकते हो, या फिर तुम कॉन्शियसली अपनी थिंकिंग को रिवायर कर सकते हो। दोनों वैलिड है, पर दोनों के रिजल्ट्स अलग होंगे। और शायद यहीं से तुम्हें यह रियलाइज होने लगता है कि थिंक एंड ग्रो रिच पैसे से ज्यादा एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की बुक है। पैसा सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। सफर अभी और डीप होने वाला है, क्योंकि अब बात सिर्फ तुम्हारी थिंकिंग की नहीं रहेगी। अब बात होगी प्लानिंग की और डिसिप्लिन्ड एक्शन की। अब तक जो बात हुई है वो ज्यादातर अंदर की दुनिया के बारे में थी। डिजायर, बिलीफ, इमेजिनेशन, फेथ, ये सब इनविजिबल लेयर्स हैं। पर यहाँ एक पॉइंट आता है जहां सिर्फ सोच काम नहीं करती। यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, और एग्जीक्यूशन बिना स्ट्रक्चर के किऑस बन जाता है। नेपोलियन हिल इस स्टेज पर प्लानिंग की बात करता है, पर ये नॉर्मल प्लानिंग नहीं है, ये फ्लेक्सिबल प्लानिंग है। क्योंकि जिंदगी रिजिड प्लान्स को पसंद नहीं करती। जिंदगी डिटूअर्स लेती है, और जो लोग डिटूअर्स को फेलियर समझ लेते हैं वो बीच में रुक जाते हैं। हिल कहता है सक्सेसफुल लोग एक मेन प्लान बनाते हैं, और अगर वो प्लान फेल होता है तो वो रुकते नहीं, वो नया प्लान बनाते हैं, फिर नया, जब तक कोई प्लान काम न कर जाए। मोस्ट लोग एक प्लान बनाते हैं, और जब वो काम नहीं करता तो वो अपना गोल ही छोड़ देते हैं। वो प्लान को गोल समझ लेते हैं, और यही कंफ्यूजन होता है। गोल परमानेंट होता है, प्लान्स टेम्पररी होते हैं। यहाँ एक साइलेंट डिसिप्लिन आता है, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट का। हिल कहता है पैसा कभी सिंगल एफर्ट का रिजल्ट नहीं होता, पैसा कोऑर्डिनेशन का रिजल्ट होता है। अलग अलग स्किल्स, अलग अलग माइंड्स, अलग अलग एनर्जीज, जब ये सब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तब वेल्थ क्रिएट होती है। इसलिए मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट यहाँ और क्लियर होता है। तुम अकेला सब कुछ नहीं कर सकते, और ये मानना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। जो बंदा सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है वो स्लो हो जाता है। जो बंदा हेल्प लेने को रेडी होता है वो स्केल करता है। हिल कहता है हर सक्सेसफुल इंसान के पास एक ग्रुप होता है, कभी विजिबल, कभी इनविजिबल। एडवाइजर्स, मेंटोर्स, पार्टनर्स, या फिर बुक्स और आइडियाज जो उनकी थिंकिंग को शार्पन करते हैं। पर मास्टरमाइंड सिर्फ लोगों का ग्रुप नहीं होता, ये एक एनर्जी होती है। जब दो या ज्यादा लोग एक कॉमन पर्पस के साथ काम करते हैं तो उनका कंबाइंड आउटपुट उनके इंडिविजुअल एफर्ट से ज्यादा होता है। ये अरिथमेटिक नहीं है, ये सिनर्जी है। यहीं पर लीडरशिप की बात आती है। लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। लीडर वो होता है जो सबसे ज्यादा क्लैरिटी देता है, जो डायरेक्शन सेट करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हिल लीडरशिप को एक डेवलपेबल स्किल मानता है। ये बॉर्न क्वालिटी नहीं होती, ये हैबिट से बनती है। डिसीजन लेने की हैबिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की हैबिट, क्रेडिट शेयर करने की हैबिट, ब्लेम लेने की हैबिट। इस बुक का एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये ईगो को क्वाइटली चैलेंज करती है। ये बोलती है कि अगर तुम सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम अपनी ग्रोथ स्लो कर रहे हो। ग्रोथ के लिए ट्रस्ट चाहिए, डेलीगेशन चाहिए। अब यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन का मॉन्स्टर सामने आता है। हिल इसे क्लियरली कॉल आउट करता है। वो कहता है प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट है, और हैबिट्स रिपीट से बनती है। आज तुम एक छोटा काम डीले करते हो, कल थोड़ा बड़ा, फिर धीरे धीरे डीले तुम्हारी पर्सनैलिटी बन जाता है। ज्यादा लोग प्रोक्रास्टिनेशन को लेजीनेस समझते हैं, पर हिल कहता है प्रोक्रास्टिनेशन फियर का कजन है। जब हम अनश्योर होते हैं हम डीले करते हैं, जब हम अफ्रेड होते हैं हम अवॉइड करते हैं। इसलिए क्लैरिटी इतनी इंपॉर्टेंट है। जब गोल क्लियर होता है नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस होता है, और जब नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस होता है डीले कम होता है। हिल यहाँ एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, डिसीजन के बाद कमिटमेंट।
ये दो अलग चीजें हैं। डिसीजन लेना इजी होता है, कमिटमेंट निभाना मुश्किल होता है। कमिटमेंट का मतलब है डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना। हर ग्रोथ के साथ डिस्कम्फर्ट आता है। मेंटल डिस्कम्फर्ट, सोशल डिस्कम्फर्ट, कभी कभी फाइनेंशियल डिस्कम्फर्ट। जो बंदा डिस्कम्फर्ट से भागता है वो ग्रोथ से भी भागता है। इस बुक में एक चीज बार बार रिपीट होती है। रिच लोग इमोशंस के कंट्रोल में नहीं होते, वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। गुस्सा, एक्साइटमेंट, फियर, लस्ट, ये सब एनर्जीज हैं। अगर ये एनर्जीज अनकंट्रोल्ड हो जाएं तो फोकस टूट जाता है। हिल सेक्सुअल एनर्जी का भी जिक्र करता है, पर स्पिरिचुअल सेंस में। वो कहता है ये सबसे पावरफुल क्रिएटिव एनर्जी होती है, और जो लोग इस एनर्जी को डिसिप्लिन के साथ चैनल करते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट जनरेट करते हैं, चाहे वो आर्ट हो, बिजनेस हो या इनोवेशन। इस पॉइंट पे बुक थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही है, ये कैरेक्टर की बात कर रही है, सेल्फ कंट्रोल की बात कर रही है, इंटेग्रिटी की बात कर रही है। हिल कहता है तुम्हारा रेपुटेशन वो है जो लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं, तुम्हारा कैरेक्टर वो है जो तुम तब करते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। और लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ रेपुटेशन पे नहीं टिकता, वो कैरेक्टर पे टिकता है। इसलिए ये बुक शॉर्टकट्स को ग्लोरीफाई नहीं करती, ये स्लो, बोरिंग, डिसिप्लिन ग्रोथ को रिस्पेक्ट करती है। वो ग्रोथ जो दिखने में इंप्रेसिव नहीं होती पर अंदर से स्ट्रांग होती है। यहां से एक और लेयर ओपन होती है, हैबिट फॉर्मेशन की। तुम क्या रोज करते हो, तुम कैसे सोचते हो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, ये सब माइक्रो लेवल पे तुम्हारा फ्यूचर डिजाइन कर रहे होते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच तुम्हें ये समझाता है कि एक दिन में लाइफ चेंज नहीं होती, पर लाइफ एक दिन के डिसीजन से चेंज होती है, हर दिन, रिपीटेडली। और जब तुम ये समझ लेते हो तो फ्रस्ट्रेशन थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि तुम इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो। तुम प्रोसेस पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हो। प्रोसेस बोरिंग होता है, साइलेंट होता है, पर पावरफुल होता है। अब अगला हिस्सा और डीपर जाएगा, क्योंकि अब बात होगी सबकॉन्शियस के गेट्स की, और उन चीजों की जो हमें पता भी नहीं होता पर हमें कंट्रोल कर रही होती है। अब तक जो बात हुई वो कॉन्शियस लेवल पर थी, जो हम सोचते हैं, जो हम डिसाइड करते हैं, जो हम करते हैं। पर थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे गहरा हिस्सा यहां से शुरू होता है। यहां बात होती है सबकॉन्शियस की, उस जगह की जहां हम कॉन्शियसली नहीं जाते, पर जो क्वाइटली हमारी लाइफ ड्राइव करती रहती है। नेपोलियन हिल करता है, सबकॉन्शियस एक फर्टाइल लैंड की तरह होता है। जो बीज वहां डाला जाता है वो उगता ही उगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम ज्यादातर टाइम बीज ध्यान से नहीं चुनते। फियर, डाउट, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, ये सब एक्सीडेंटल बीज हैं जो हम बिना सोचे वहां डाल देते हैं। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पता पॉजिटिव और नेगेटिव में, वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन समझता है। जो चीज बार बार इमोशन के साथ रिपीट होती है वो ट्रुथ बन जाती है, चाहे वो सच हो या ना हो। इसीलिए बचपन में सुनी हुई बातें इतनी डीप होती हैं। तुम ये नहीं कर सकते, पैसा गंदा होता है, रिच लोग ग्रीडी होते हैं। ये सब लॉजिकल स्टेटमेंट्स नहीं होते, ये इमोशनल इम्प्रिंट्स होते हैं, और ये इम्प्रिंट्स सालों तक बिहेवियर कंट्रोल करते रहते हैं। हिल यहां एक पावरफुल आइडिया इंट्रोड्यूस करता है, एनवायरनमेंट ऑफ माइंड। जैसे बॉडी के लिए क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे ही माइंड के लिए भी। अगर तुम अपने दिमाग को नेगेटिव कॉन्वर्जेशंस, कांस्टेंट कंप्लेन्स और फियर बेस्ड न्यूज से फीड करते रहोगे, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वही एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम सिलेक्टिव बनो। तुम हर चीज को अपने माइंड के अंदर घुसने की परमिशन मत दो। ये परमिशन तुम्हारी पावर है। यहीं पर सेल्फ डिसिप्लिन का एक नया मीनिंग आता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूटीन फॉलो करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है मेंटल बाउंड्री सेट करना। किस थॉट को एंट्री मिलेगी, किस थॉट को नहीं। हिल बोलता है, ज्यादा लोग अपनी लाइफ कॉन्शियसली नहीं जीते, वो रिएक्ट करते रहते हैं। सिचुएशन आई, रिएक्शन हुआ, किसी ने कुछ बोला, मूड खराब हो गया, कोई न्यूज देखी, फियर आ गया। ये रिएक्टिव लाइफ है, क्रिएटिव लाइफ नहीं। क्रिएटिव लाइफ तब शुरू होती है जब तुम रिस्पॉन्स चूज करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि तुम कैसे फील करोगे। ये इजी नहीं होता, पर ये स्किल है, और हर स्किल प्रैक्टिस से आती है। इस स्टेज पे इंट्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है। हिल इंट्यूशन को सिक्स्थ सेंस कहता है। ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं है, ये अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस का सिग्नल होता है। जब तुम अपने सबकॉन्शियस को क्लीन रखते हो तो इंट्यूशन क्लियरर हो जाता है, पर जब माइंड क्लटर्ड होता है तो इंट्यूशन भी नॉइज बन जाता है। तुम कंफ्यूज होते हो, तुम हर चीज पे डाउट करते हो, और डाउट पैरालिसिस लाता है। इस बुक में एक और डीप ऑब्जर्वेशन है। ज्यादा लोग अपने दिमाग का यूज सिर्फ प्रॉब्लम्स पे करते हैं, सोल्यूशन पे नहीं। वो सोचते रहते हैं कि क्या गलत हो सकता है, कैसे फेल हो सकता है, कौन जज करेगा, पर वो ये नहीं सोचते कि क्या सही हो सकता है। हिल कहता है,
फियर और फेथ दोनों इमेजिनेशन से ही आते हैं। दोनों फ्यूचर के पिक्चर्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक नेगेटिव पिक्चर है और एक पॉजिटिव। और तुम कौन सी पिक्चर पे फोकस करते हो वही तुम्हारा इमोशनल स्टेट डिसाइड करती है। इसीलिए वो फियर के 6 मेजर फॉर्म्स की बात करता है। पॉवर्टी का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, इलनेस का फियर, लॉस ऑफ लव का फियर, ओल्ड एज का फियर, डेथ का फियर। ये फियर्स ज्यादातर लॉजिकल नहीं होते, ये लर्नड होते हैं। और जो लर्नड है वो अनलर्न भी हो सकता है। अनलर्निंग का प्रोसेस स्लो होता है। तुम एक दिन में अपनी पुरानी कंडीशनिंग नहीं मिटा सकते, पर तुम नई कंडीशनिंग शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। हिल कहता है तुम्हारा सबकॉन्शियस वो एक्सेप्ट करता है जो तुम कंसिस्टेंटली उसे देते हो। अगर तुम रोज अपने आप को फेलियर की कहानी सुनाओगे तो वो उसको नॉर्मल मान लेगा। अगर तुम रोज अपने आप को ग्रोथ की कहानी सुनाओगे तो वो भी नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ वर्ड्स काफी नहीं होते, फीलिंग चाहिए। जब तुम किसी थॉट के साथ इमोशन जोड़ देते हो तो सबकॉन्शियस उसे प्रायोरिटी दे देता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन का रोल आता है। तुम अपने गोल को सिर्फ इमेजिन नहीं करते, तुम उस फीलिंग को इमेजिन करते हो जो गोल अचीव होने के बाद आएगी। रिलीफ, कॉन्फिडेंस, पीस, फ्रीडम। हिल बोलता है तुम्हारा दिमाग एक्सपीरियंस और इमेजिनेशन के बीच फर्क नहीं करता। इसलिए जब तुम रिपीटेडली किसी फ्यूचर एक्सपीरियंस को फील करते हो तो तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ अलाइन होने लगता है। इस प्रोसेस में पेशेंस जरूरी है, क्योंकि आउटर रियलिटी स्लो होती है, इनर रियलिटी फास्ट होती है। तुम पहले अंदर चेंज फील करोगे, बाहर बाद में दिखेगा। यहां एक साइलेंट ट्रैप भी होता है, इम्पेशेंस। तुम सोचते हो मैं इतना काम कर रहा हूं फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। पर हिल कहता है ग्रोथ अंडरग्राउंड होती है। जैसे बीज पहले जमीन के नीचे रूट बनाता है, फिर ऊपर आता है। अगर तुम हर दिन मिट्टी खोद के देखोगे कि प्लांट उग रहा है या नहीं, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। फेथ का मतलब होता है प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना, बिना डेली प्रूफ के। इस स्टेज पे बुक तुम्हें क्वाइटली एक मैच्योर माइंडसेट की तरफ पुश करती है। तुम इंस्टेंट वैलिडेशन छोड़ देते हो। तुम अपलॉज के बिना काम करना सीखते हो। तुम अपने स्टैंडर्ड्स को अपना गाइड बनाते हो। और जब ये होता है तो एक स्ट्रेंज चीज होती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल नहीं होता, वो इंटरनल हो जाता है। तुम्हें हर किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। थिंक इन ग्रो रिच यहां पैसा से ज्यादा फ्रीडम की बात कर रहा होता है। मेंटल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम, वो फ्रीडम जहां तुम सर्कमस्टांसेस के स्लेव नहीं रहते। अब लास्ट पार्ट बाकी है, जहां ये सारी चीजें एक साथ कनेक्ट होती हैं और जहां बुक का असली मैसेज क्वाइटली सेटल होता है। अब जब हम इस सफर की एंड के पास आते हैं तो एक चीज धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। थिंक एंड ग्रो रिच पैसा कमाने की किताब नहीं है, ये इंसान बनने की किताब है। पैसा सिर्फ एक मेजरमेंट है, एक सिग्नल है कि तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी डिसिप्लिन और तुम्हारी क्लैरिटी काम कर रही है या नहीं। नेपोलियन हिल लास्ट फेज में एक सिंपल पर हैवी ट्रूथ ड्रॉप करता है। वो कहता है जो लोग लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते वो अक्सर एक ही चीज में कंसिस्टेंट होते हैं, एक्सक्यूजेस में। वो रीजन ढूंढते रहते हैं, टाइमिंग का, बैकग्राउंड का, लक का, पर वो कभी अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन नहीं करते। इस बुक का कोर ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट तुम्हारा माइंड है और सबसे बड़ी लायबिलिटी भी। अगर माइंड ट्रेंड नहीं है तो वो तुम्हें सेफ रखने के नाम पे छोटा रख देगा। अगर माइंड डिसिप्लिन्ड है तो वो तुम्हें अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में भी फॉरवर्ड पुश करेगा। हिल कहता है हर इंसान के पास दो चीजें होती हैं, एक कंफर्ट जोन और एक पोटेंशियल जोन। दोनों एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते। जैसे ही तुम पोटेंशियल की तरफ मूव करते हो, कंफर्ट रेजिस्ट करता है। ये रेजिस्टेंस नेचुरल है, इसे गलत मत समझो, इसे सिग्नल समझो। यहां पे एक इंपॉर्टेंट आइडिया आता है, परसिस्टेंस का फाइनल टेस्ट। ज्यादा लोग शुरुआत करते हैं, कुछ लोग मिडवे तक जाते हैं, पर जो लोग एंड तक जाते हैं वो रेयर होते हैं। और उनका सीक्रेट कोई स्पेशल टैलेंट नहीं होता, वो बस रुकते नहीं है। हिल कहता है जब तुम ऑलमोस्ट गिव अप करने वाले होते हो, वही पॉइंट होता है जहां सक्सेस सबसे पास होती है, क्योंकि तुमने तब तक वो सारी फिल्टरिंग पास कर ली होती है जो वीक डिजायर्स को हटा देती है। इस स्टेज पे ईगो भी टेस्ट होता है। तुम्हें प्रेज नहीं मिलता, तुम्हें वैलिडेशन नहीं मिलता, कभी कभी तुम्हें डाउट मिलता है, पर तुम काम करते रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारा मोटिवेशन एक्सटर्नल नहीं होता, वो इंटरनल हो चुका होता है। थिंक एंड ग्रो रिच यहां पे एक मैच्योर साइलेंस को प्रमोट करता है। तुम हर चीज अनाउंस नहीं करते, तुम हर प्लान शेयर नहीं करते, तुम क्वाइटली काम करते हो, और जब रिजल्ट आता है तब वो बोलता है।
हिल कहता है, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो अक्सर कम करते हैं, और जो लोग ज्यादा करते हैं वो अक्सर कम बोलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी एक्शन में जाती है, एक्सप्लेनेशन में नहीं। यहां पे एक और लेयर क्लियर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपनी लाइफ के लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। ये थॉट पहले हैवी लगता है, पर धीरे धीरे ये लिबरेटिंग हो जाता है, क्योंकि जब ब्लेम चला जाता है तो पावर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। तुम अपनी इनकम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम अपनी हैबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम अपनी थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम विक्टिम मोड से क्रिएटर मोड में शिफ्ट हो जाते हो। हिल कहता है, क्रिएटर मोड में रहने के लिए एक चीज चाहिए, सेल्फ ऑनेस्टी। तुम्हें खुद से सच बोलना होगा। तुम क्या अवॉइड कर रहे हो, तुम किस बात से डर रहे हो, तुम कौन सा कंफर्ट छोड़ना नहीं चाहते। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, पर ये नेसेसरी है, क्योंकि बिना इनका आंसर मिले तुम सिर्फ सरफेस लेवल चेंजेस करोगे, डीप चेंज नहीं होगा। इस बुक का एंड ड्रामेटिक नहीं है, कोई फायरवर्क्स नहीं है, कोई इंस्टेंट मिरेकल प्रॉमिस नहीं है। ये बुक क्वाइटली तुम्हारे साथ बैठ जाती है और बोलती है, अब चॉइस तुम्हारी है। तुम चाहो तो इसे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया मान सकते हो, या तुम इसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो अपनी लाइफ का। दोनों में फर्क सिर्फ कंसिस्टेंसी का है। हिल का मैसेज सिंपल है, सोच को डिसिप्लिन करो, डिजायर को क्लियर रखो, फेथ को प्रैक्टिस करो, एक्शन को अलाइन रखो, और प्रोसेस पे ट्रस्ट रखो। ये सब एक दिन में नहीं होता, पर एक दिन ये सब डिफरेंस बना देता है। थिंक एंड ग्रो रिच का असली रिवॉर्ड पैसा नहीं होता। असली रिवॉर्ड होता है एक स्ट्रॉन्ग माइंड। वो माइंड जो प्रेशर में भी डायरेक्शन नहीं भूलता। वो माइंड जो फियर को सिग्नल समझता है, स्टॉप साइन नहीं। और जब तुम्हारे पास ऐसा माइंड होता है तो पैसा नेचुरली अट्रैक्ट होता है, क्योंकि पैसा केओस को पसंद नहीं करता। पैसा क्लैरिटी को फॉलो करता है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है, कॉन्फिडेंस को फॉलो करता है। इसलिए शायद इस बुक का नाम गलत समझा जाता है। ये सिर्फ रिच बनने की बात नहीं करती, ये पहले थिंक स्ट्रांग की बात करती है। रिच होना उसका बाय प्रोडक्ट है। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हारा सफर शुरू होता है, खुद के साथ, खुद के माइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां एक्सटर्नल दुनिया धीरे धीरे तुम्हारी इंटरनल क्लैरिटी का रिफ्लेक्शन बन जाती है।